हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं इसमें आप लोगों को यूनिट फर्स्ट से कौटिल्य पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कौटिल्य के विधि और न्याय संबंधी सिद्धांतों से अवगत कराया। पिछले वीडियो में मैंने कानून के प्रकार के बारे में विश्लेषण किया और न्याय संबंधी विचार से कौटिल्य के न्याय संबंधी विचार से अवगत कराया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दंड संबंधी सिद्धांत और मंडल सिद्धांत से अवगत कराने जा रहा हूं। कौटिल्य ने दंड के बारे में क्या विचार दिए हैं या कौटिल्य ने विदेश नीति के संबंध में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्या विचार दिए हैं, इससे मैं अवगत कराने जा रहा हूं। आइए चलते हैं कौटिल्य के दंड सिद्धांत में। जैसा कि कौटिल्य कानून को आवश्यक मानता है, कानून के बिना राज्य का संचालन नहीं किया जा सकता है और कानून का पालन सुनिश्चित कराने के लिए न्याय की भी स्थापना आवश्यक होती है। न्याय के बिना राज्य में समरसता स्थापित नहीं किया जा सकता है, कानून और शांति व्यवस्था स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो न्याय करने के लिए कौटिल्य न्याय को राज्य का प्राण मानता है। राज्य का प्राण कौटिल्य ने माना है। न्याय को सुनिश्चित करने के लिए उसने विभिन्न प्रकार के दंड का भी सहारा लिया है कि न्याय कैसे स्थापित किया जा सकता है। जैसे जब तक दंड की व्यवस्था नहीं होगी तब तक न्याय को संपादित नहीं किया जा सकता है। न्याय को हम दंड के द्वारा ही संचालित करते हैं या दंड के द्वारा ही न्याय की स्थापना करते हैं। दंड जो है यही राज की शक्ति होती है, दंड यही राज की शक्ति होता है और दंड के द्वारा ही राजा शासन करता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहता है कि राजा ही दंड है, यानी कि राजा ही दंड का प्रतीक है और दंड के माध्यम से वह अपनी प्रजा पर शासन करता है, यानी कि वह दंड वह अपने हाथ में धारण करता है। उसके दंड के भय से सभी लोग कानून का पालन करते हैं। उसके दंड के भय से सभी लोग कानून का पालन करते हैं। तो दंड के संबंध में कौटिल्य ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। वह कहता है कि दंड जो होना चाहिए वह देश काल और अपराध के स्वरूप और परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। दंड कैसा होना चाहिए? देश काल के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जैसी उस देश की व्यवस्था चल रही हो उसी व्यवस्था के अनुरूप दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। यह देखना चाहिए कि व्यक्ति किस परिस्थिति में अपराध किया है, तो परिस्थितियों के अनुरूप भी दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए और साथ ही साथ अपराध के स्वरूप के आधार पर दंड दिया जाना चाहिए। अपराध के स्वरूप के आधार पर, यानी कि किस प्रकार का अपराध है, किस परिस्थिति में अपराध किया गया है, अपराध कम है या अधिक है और अपराध करते समय किस व्यक्ति को हानि पहुंची है, इन सभी बातों को ध्यान में लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का नहीं बल्कि सुधारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। कौटिल्य कहता है कि दंड का उद्देश्य समाज को सुधारना होना चाहिए, समाज में भय उत्पन्न करना होना चाहिए, ताकि दंड के भय से सभी लोग कानून का पालन करें और अपने अपने धर्मों का अनुसरण करें, स्वधर्म का पालन करें। यानी कि कौटिल्य कहता है कि स्वधर्म के पालन में ही न्याय निहित है। तो सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करें ताकि दंड की आवश्यकता ही समाज में न हो। लेकिन समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं, कुछ ऐसे अनैतिक व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा अपने स्वार्थों से वशीभूत होकर अपराध किया जाता है, जो अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर अपने लाभ के वशीभूत होकर वह अपराध कर डालते हैं, अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कानून में विभिन्न प्रकार के दंड के प्रावधान होने चाहिए, तभी समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है। कौटिल्य दंड के समानता में पक्षधर नहीं होता है, दंड के समानता में पक्षधर नहीं होता है, वह समानता में नहीं विश्वास करता है। जिस तरह से वर्तमान में हम देखते हैं कि जो दंड दिया जाता है वह समानता का पक्षधर है। वर्तमान में समानता के सिद्धांत का पालन होता है, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए एक ही प्रकार के दंड का प्रावधान है। यदि वह कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए एक सामान्य व्यक्ति को भी वही सजा मिलेगी और उसी अपराध के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति को भी वही सजा मिलेगी। तो वर्तमान में दंड में समानता नीति है, समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समानता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। कौटिल्य ने ब्राह्मण वर्ग को
छूट दी है, ब्राह्मण वर्ग को अपराध से छूट दी है। इसी तरह से वह स्त्रियों को, बालकों को, वृद्धों को भी दंड से छूट दी है। इसी तरह से वह कहता है कि स्त्रियों को, बालकों को, वृद्धों को भी कम दंड दिया जाना चाहिए। और वह कहता है कि सबकी अपेक्षा, जितने भी समाज में 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम दंड दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में अपराधों का विभिन्न प्रकार से वर्णन करता है। उसने 3 प्रकार के दंड व्यवस्था को बताया है। उसने 3 प्रकार के दंड को निर्धारित किया है। पहला है शारीरिक दंड, पहला जो है वह शारीरिक दंड है, शारीरिक दंड। और दूसरा है आर्थिक दंड, आर्थिक दंड। और तीसरा है कारागृह दंड। कारागृह दंड, ये 3 प्रकार के उसने बताए हैं, दंड की श्रेणियां निर्धारित की है। शारीरिक दंड, शारीरिक दंड क्या है? जैसे कि कोड़े लगाना। प्राचीन समाज में अनेक प्रकार के शारीरिक दंड दिए जाते थे, जैसे कि कोड़े लगाया जाता था। छोटे छोटे अपराधों के लिए व्यक्ति को कोड़ा लगाया जाता था, या फिर उसका हाथ पैर बांध कर उल्टा लटका दिया जाता था, या बेंत से मारा जाता था, या कभी कभी अंग भंग कर दिया जाता था। किसी भी व्यक्ति के शरीर का कोई हिस्सा काट दिया जाता था, जैसे या तो उंगली काट दी जाती थी, या तो पैर काट दिया जाता था, या तो हाथ काट दिया जाता था। तो अंग भंग भी कर दिया जाता था। बड़े से बड़े अपराधों के लिए अंग भंग भी कर दिया जाता था। इसी तरह से प्राण दंड देने का भी प्रावधान था, प्राण दंड देने का भी प्रावधान था। कौटिल्य कहता है कि जघन्य अपराधों के लिए प्राण दंड दिया जाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रद्रोह करे, कोई व्यक्ति राष्ट्रद्रोह करे तो उसके लिए प्राण दंड का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है। इसी तरह से कोई बलात्कार करता है या अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य करता है जो कि धर्मशास्त्र के विपरीत हो, तो ऐसे व्यक्तियों को प्राण दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसी तरह से वह शारीरिक दंड के बारे में विभिन्न प्रकार का उल्लेख करता है कि व्यक्तियों को विभिन्न अपराधों के लिए ये सभी शारीरिक दंड दिए जाने चाहिए। उनके अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर, अपराध की प्रकृति के आधार पर, अपराध की मात्रा के आधार पर ये विभिन्न दंड दिए जाने चाहिए। इसी तरह से वह आर्थिक दंड को सुनिश्चित करता है। वह कहता है कि व्यक्तियों को आर्थिक दंड भी दिया जाना चाहिए, यानी कि यदि वह अपराध बहुत विशिष्ट श्रेणी का नहीं है, राजद्रोह से संबंधित नहीं है, हत्या से संबंधित नहीं है, यदि सामान्य अपराध हैं तो सामान्य अपराधों के लिए उनको आर्थिक दंड दिया जाना चाहिए। और इस तरह से आर्थिक दंड में वह 3 प्रकार का दंड सुनिश्चित करता है, 3 प्रकार का दंड बताता है। प्रथम साहस दंड, प्रथम साहस दंड। और दूसरा है मध्यम साहस दंड। और तीसरा है उत्तम साहस दंड, उत्तम साहस दंड। प्रथम साहस दंड, मध्यम साहस दंड और उत्तम साहस दंड, ये 3 प्रकार के आर्थिक दंड के श्रेणियां निर्धारित किया है। और यह 3 प्रकार के आर्थिक दंड के श्रेणियां निर्धारित किया है। प्रथम साहस दंड के अंतर्गत कम आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। मध्यम साहस दंड के अंतर्गत मध्यम, यानी कि न बहुत अधिक लगाया जाता है न कम लगाया जाता है। इसी तरह से उत्तम साहस दंड के अंतर्गत अत्यधिक जुर्माने का प्रावधान होता है। तो वह कहता है कि प्रथम साहस दंड के अंतर्गत 48 से 96 पड़ जुर्माना दिया जाना चाहिए, 48 से 96 पड़ जुर्माना लिया जाना चाहिए। इसी तरह से मध्यम साहस दंड के अंतर्गत 200 से 500 पड़ जुर्माना लिया जाना चाहिए, 200 से 500 पड़ जुर्माना लिया जाना चाहिए। और उत्तम साहस दंड के अधीन 500 से 1000 पड़, उस समय जो मुद्राएं होती थी वह पड़ में होती थी, 500 से 1000 पड़ जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य आर्थिक दंड का भी प्रावधान करता है। हम वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि विभिन्न न्यायालयों में जो दंड दिए जाते हैं या न्याय सुनिश्चित किया जाता है, न्याय दिया जाता है, उस न्याय में कुछ आर्थिक दंड भी समाविष्ट होते हैं। तीसरा है कारागृह दंड। कारागृह दंड,
कौटिल्य कहता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं या जो अराजक व्यक्ति होते हैं जिनका पेशा ही अपराध करना होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कारागार में डाल देना चाहिए, कारागार में डाल देना चाहिए और अपराधियों के लिए विशेष जेल की व्यवस्था करने का सुझाव देता है। वह कहता है कि जो पुरुष अपराधी हैं उनके लिए अलग जेल होना चाहिए, जो स्त्री अपराधी हैं उनके लिए अलग जेल होना चाहिए। कौटिल्य यह भी कहता है कि यदि कोई ब्राह्मण अपराध करे तो उसे आजीवन काल कोठरी में डाल देना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण अपराध करता है तो उसे आजीवन जेल में डाल देना चाहिए। इस तरह से कौटिल्य कहता है कि विभिन्न अपराधों के अंतर्गत वह कारागृह विभिन्न अपराधों को रोकने के लिए, व्यक्तियों के अपराध को कम करने के लिए, समाज में न्याय और व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको कारागृह में डाल देना चाहिए। कौटिल्य यह भी सुझाव देता है कि यदि ब्राह्मण कोई अपराध करता है या क्षत्रिय कोई अपराध करता है तो ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रियों के माथे पर निशान बना देना चाहिए, यानी कि उसके दंड के रूप में क्या करना चाहिए, उसके माथे पे निशान बना देना चाहिए, ताकि वह समाज में कलंकित व्यक्ति का जीवन व्यतीत करे और समाज से उपेक्षित हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब कौटिल्य के दंड का विश्लेषण करते हैं तो हमें ये मिलता है कि कौटिल्य ने दंड के बारे में विस्तृत अवधारणा का उल्लेख किया है। उसने शारीरिक दंड का भी प्रावधान लगाया है, जैसा कि प्राणदंड, उस समय भी प्राणदंड दिया जाता था। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर देता है या भाई की हत्या कर देता है या पत्नी की हत्या कर देता है या पड़ोसी की हत्या कर देता है या फिर राष्ट्रद्रोह संबंधी मामले होते हैं या फिर राजकोष की चोरी करता है तो ऐसे संबंध में उसको प्राणदंड दिए जाने का प्रावधान कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सुनिश्चित किया है। कौटिल्य विभिन्न प्रकार के दंड का विश्लेषण करने के पश्चात वह अधिकारियों के लिए भी दंड सुनिश्चित करता है। अधिकारी वर्ग के लिए भी दंड सुनिश्चित करता है। कौटिल्य कहता है कि अधिकारी वर्ग का यह कर्तव्य है कि वह स्वामी भक्ति करें और राजकोष की वृद्धि में योगदान करें। कौटिल्य यह कहता है कि जो भी व्यक्ति या जो भी अधिकारी राजकोष में आवश्यकता से अधिक धन जमा कराता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब वह आवश्यकता से अधिक धन संग्रह कराता है तो प्रजा असंतुष्ट होती है, वह प्रजा से जबरदस्ती वसूली करता है। इसी तरह से यदि वह कम धन राजकोष में जमा कराता है तो इसका मतलब यह है कि वह कर में चोरी करता है। तो यह कौटिल्य अधिकारी वर्ग के लिए भी अनेक प्रकार के दंड का प्रावधान किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाणक्य के दंड का उद्देश्य प्रतिशोधात्मक नहीं है बल्कि सुधारात्मक है। वह कहता है कि दंड का उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए और दंड का पालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार दंड का जो प्रयोजन है वह अपराध उन्मूलन है, अपराध का विनाश करना है। इस तरह से हम देखते हैं कि कौटिल्य ने निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। एक तरफ वो सुधारात्मक दंड सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तो दूसरी ओर निवृत्तात्मक दंड का प्रतिपादन करता है। कौटिल्य कहता है कि एक अपराध मुक्त समाज ही समाज का प्रतिरूप होता है। जब समाज में किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा तो अधिक से अधिक नैतिक हो सकते हैं। जब व्यक्ति अधिक से अधिक नैतिक होंगे तो अपराध की मात्रा कम होगी। इस तरह से कौटिल्य ने दंड व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए राजा को उत्तरदायी माना है। वह कहता है कि दंड देना राजा का परम कर्तव्य है और कौटिल्य कहता है कि राजा ही दंड व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। तो हम देखते हैं कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में न्यायालय का विकेंद्रीकरण किया है। जिस तरह से उसने प्रशासनिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया है उसी तरह से न्यायिक व्यवस्था का भी विकेंद्रीकरण किया है। कौटिल्य ने विभिन्न न्यायालय बताए हैं, चूंकि सभी अपराधों की सुनवाई राजा के यहाँ संभव नहीं है। राजा अपने समस्त नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकता है, दंड सुनिश्चित नहीं कर सकता है, सबके मुकदमे खुद नहीं सुन सकता है। इसलिए दंड देने के लिए या न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक विकेंद्रीकरण किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें यह मिलता है कि स्थानीय स्तर पर जनपद संधि न्यायालय हुआ करती थी, जो दो गांवों के बीच में होती थी। दो गांवों की झगड़ी सुलझाती थी और न्यायिक कार्रवाई करती थी, लोगों को दंड देती थी, अपराधियों को दंडित करती थी। इसी तरह से द्रोणमुख न्यायालय की व्यवस्था होती है, यानी कि 200 गांव के बीच में द्रोणमुख न्यायालय होता है, 400 गांव के बीच में संग्रहण न्यायालय होता है, 800 गांव पर स्थानीय न्यायालय का वर्णन किया गया है कि 800 गांव के जितने भी विवाद होंगे कहाँ सुलझाए जाएंगे, स्थानीय न्यायालय में सुलझाए जाएंगे।
इसके अलावा न्यायालय के द्वारा जो दंड दिया जाता है उस दंड से मुक्ति पाने के लिए राजा के यहाँ भी याचिका लगाई जा सकती है, राजा के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। कौटिल्य यह कहता है कि जो कारागृह में अपराधी बंद है तो उन अपराधियों को समय समय पर रिहा किया जाना चाहिए। जैसे कि जब कोई राजा कोई प्रदेश जीत कर आता है, विजेता होकर आता है, तो उसकी खुशी में कारागृह से बंदियों को रिहा कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से युवराज के राज्याभिषेक के समय भी बंदियों को रिहा किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे भारतीय शासन व्यवस्था में भी बंदियों को रिहा किए जाने का प्रावधान होता है। जब कुछ बंदी कुछ निश्चित समय बिता लेते हैं, उनके आचरण में सुधार आ जाता है, तो सरकार उनको विशेष अवसर पर रिहा कर देती है। इस तरह से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दंड व्यवस्था का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया है। आइए अब देखते हैं कौटिल्य के अंतरराष्ट्रीय संबंध पर विचार, या इसको विदेश नीति संबंधी सिद्धांत भी कहते हैं, विदेश नीति संबंधी विचार भी कहते हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान में जिस तरह से विभिन्न राज्यों के द्वारा विदेश नीतियां अपनाई जाती हैं और विभिन्न राज्यों से संधि की जाती है, संबंध स्थापित किए जाते हैं, व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध, सामरिक संबंध, कूटनीतिक संबंध इत्यादि विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं और संबंधों के द्वारा एक राष्ट्र शक्तिशाली बनना चाहता है, विभिन्न संसाधन इकट्ठे करना चाहता है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी विदेश नीति संबंधों पर प्रकाश डाला है कि एक राज्य किस तरह से विदेश नीतियां बनाए, किस तरह से विदेश नीतियां बनाए। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहता है कि कोई भी राष्ट्र किसी का अस्थायी शत्रु नहीं होता है, अस्थायी मित्र नहीं होता है। कोई भी राष्ट्र अस्थायी शत्रु नहीं होता है, अस्थायी मित्र नहीं होता है। हर राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर नीतियां बनानी चाहिए, राष्ट्रीय हितों को देखकर, राष्ट्रीय हित को देखकर नीतियां बनानी चाहिए। और इसके अलावा वह उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी राज्य से संधि स्थापित करते समय उसकी संप्रभुता या राष्ट्र की एकता विखंडित न हो, उसकी संप्रभुता और एकता पर आंच न आवे। और ऐसी स्थिति में वह विदेशों से संधि कर सकता है, विदेशों से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को ध्यान में रखना चाहिए। कौटिल्य ने विदेश नीति के संबंध में या अंतरराष्ट्रीय संबंध पर कौटिल्य ने दो प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, दो सिद्धांत दिए हैं। पहला है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षाड्गुण्य नीति। मंडल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति, इस वीडियो में हम मंडल सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य विदेश नीति को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मंडल सिद्धांत, मंडल का मतलब होता है राज्यों का वृत्त। मंडल का मतलब क्या होता है? राज्यों का वृत्त। जैसे कि कुछ जिलों को मिलाकर मंडल बनाया जाता है, कुछ जिलों को मिलाकर 4 या 4 से अधिक 3, 4, 5 जिलों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? मंडल बनाए जाते हैं। और सभी जिलों के कार्य किसी एक जिले में ही संपादित किए जाते हैं। सभी जिलों के कुछ विशेष कार्य और सभी जिलों के कुछ विशेष कार्य किसी एक जिले में ही संपादित किए जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कमिश्नर या मंडलायुक्त, इसके पास एक जिला नहीं होता है, बल्कि मंडल में जितने जिले होते हैं सभी मंडलों का मालिक होता है, मंडलायुक्त होता है। तो इसी तरह से कौटिल्य मंडल सिद्धांत प्रतिपादित करता है। वह कहता है कि इस मंडल सिद्धांत में 12 राज्य होते हैं, 12 राज्यों का एक मंडल भी होता है। कौटिल्य इससे अधिक राज्य भी कहता है कि इससे अधिक राज्य भी हो सकता है। कौटिल्य कहता है कि 12 राज्य होते हैं और जो एक राज्य होता है विजिगीषु, और एक राज्य होता है विजिगीषु। यह मंडल में होता है, मंडल के केंद्र में होता है। जो विजिगीषु राज्य होता है यह मंडल के केंद्र में होता है। यह विजिगीषु राज्य क्या है? विजय की इच्छा रखने वाला राज्य। उसको कौटिल्य ने विजिगीषु का नाम दिया है कि जो विजय की इच्छा रखता हो, जिसके अंदर अदम्य साहस हो और वह अपने राज्य की सीमाओं का हमेशा विस्तार करता रहता हो। तो यह जो विजिगीषु राज्य होता है, विजिगीषु राज्य जो होता है यह कहाँ होता है? केंद्र में होता है। यह केंद्र में होता है, यह यहाँ पर सेंटर में होता है विजिगीषु राज्य। तो जब यह सेंटर में होता है और वह कहता है कि हर राज्य का जो पड़ोसी राज्य होता है, हर राज्य का पड़ोसी राज्य जो होता है वो उसका शत्रु होता है। हर राज्य का पड़ोसी राज्य उसका शत्रु होता है, यानी कि अर्य का नाम देता है।
तो जो विजिगीषु राज्य होता है, उस विजिगीषु राज्य का जो पड़ोसी होता है वह उसका शत्रु होता है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत 5 राज्य विजिगीषु के सामने बताया है और 4 राज्य विजिगीषु के पीछे बताया है। हालांकि इन राज्यों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन कौटिल्य ने इतना वर्णन किया है कि 4 राज्य जो होते हैं वह पीठ पीछे के होते हैं। यानी कि यह कहां के होते हैं, 4 राज्य कहां के होते हैं, यह पीठ पीछे के होते हैं, यह पीछे के राज्य होते हैं, यह पीछे के राज्य होते हैं। और ये जो 5 राज्य होते हैं यह सामने के होते हैं, यह सामने के होते हैं। कौटिल्य कहता है कि जो विजिगीषु राज्य होता है यह केंद्र में होता है, यह केंद्र में होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह केंद्र में होता है। हमेशा पड़ोसी राज्यों से शत्रु करके वह अपनी सीमा विस्तार करना चाहता है, विजय की इच्छा रखता है। तो जो विजिगीषु राज्य का जो पड़ोसी होता है वह उसका शत्रु होता है। जो पड़ोसी है यह अरि है, यानी कि अरि का मतलब क्या हो गया, शत्रु हो गया। यह शत्रु होता है जो सामने के राज्य होते हैं। और वह कहता है कि जो शत्रु के पड़ोसी होते हैं, जो शत्रु का पड़ोसी राज्य होता है वह उसका मित्र होता है। यह मित्र किसका होता है, इस विजिगीषु का मित्र होता है यह। और जो मित्र का पड़ोसी होता है वह अरिमित्र होता है, यानी कि अरिमित्र होता है। किसका मित्र होता है, अरिमित्र, यानी कि शत्रु का मित्र होता है, अरिमित्र होता है। हालांकि जब वह अरिमित्र होता है तो यह इसकी सहायता कम करता है, या यह अधिकांशतः इसका झुकाव जो होता है अरि की तरफ ही होता है। तो जो मित्र राष्ट्र का या मित्र राज्य का जो पड़ोसी राज्य होता है वह अरिमित्र होता है, यानी कि वह दुश्मन का जो मित्र होता है वह हमारा दुश्मन होता है। कौटिल्य के अनुसार दुश्मन का जो मित्र होता है वह भी हमारा दुश्मन होता है। तो इस तरह से मित्र का जो पड़ोसी राज्य होता है अरिमित्र, वह इसका दुश्मन होता है, यानी कि इसका शत्रु होता है, इसका विरोधी होता है। अब वह कहता है कि अरिमित्र का जो पड़ोसी राज्य होता है वह मित्र का मित्र होता है, मित्र का मित्र होता है। यानी कि यह हमेशा इसी क्रम में चलता रहता है, यानी कि एक मित्र हो गया, एक शत्रु हो गया, एक मित्र हो गया, एक शत्रु हो गया। इसी तरह से मित्र और मित्र राज्य की जो पड़ोसी होता है, मित्र और मित्र राष्ट्र का जो पड़ोसी होता है वह अरिमित्र मित्र होता है, यानी कि अरि का मित्र होता है, अरि का मित्र होता है। तो ये जो 5 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 राज्य हैं विजिगीषु के सामने होते हैं। जैसे हम ले सकते हैं विजिगीषु के रूप में भारत को ले सकते हैं। भारत का जो पड़ोसी राज्य है वह कौन है, पाकिस्तान है। ये जो पाकिस्तान है क्या है, इसका शत्रु है, भारत का शत्रु है, यानी कि सामने का शत्रु है। और पाकिस्तान का जो पड़ोसी है, यानी कि अरि का जो पड़ोसी है, पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान ले सकते हैं। अफगानिस्तान, यह जो अफगानिस्तान है यह भारत का मित्र है। तो इसलिए अफगानिस्तान का जो शत्रु होगा, अफगानिस्तान का जो पड़ोसी होगा वह अफगानिस्तान का शत्रु होगा। इसी तरह से इसके शत्रु का पड़ोसी इसका मित्र होगा। तो यह क्रम चलता रहता है। तो ये 5 सामने के राज्य होते हैं। इसी तरह से कौटिल्य कहता है कि विजिगीषु के पीछे के भी राज्य होते हैं, जिनसे समय समय पर उसको नीतियां अपनी बनानी चाहिए, विजिगीषु को नीतियां बनानी चाहिए। यानी कि विजिगीषु के ठीक पीछे का जो राज्य होता है वह पार्षदी ग्राह होता है, पार्षदी ग्राह होता है, यानी कि पीठ पीछे का शत्रु। पार्षदी ग्राह का मतलब होता है पीठ पीछे का शत्रु, पार्षदी ग्राह पीछे का शत्रु, पीठ पीछे का शत्रु, यह पार्षदी ग्राह हो गया। अब वह कहता है कि पार्षदी ग्राह का जो पड़ोसी होता है वह आक्रंद होता है, यानी कि आक्रंद जो होता है यह विजिगीषु का मित्र होता है, यह विजिगीषु का मित्र होता है। इसी तरह से आक्रंद का जो पड़ोसी होता है वह पार्षदी ग्राह का मित्र होता है, यानी कि 9वां क्या है, पार्षदी ग्राह सार है, पार्षदी ग्राह सार है, यह पार्षदी ग्राह का मित्र होता है। और पार्षदी ग्राह सार का जो पड़ोसी होता है वह आक्रंदा सार होता है, यानी कि वह आक्रंद का मित्र होता है, वह आक्रंद का मित्र होता है। तो इस तरह से वह कहता है कि जो यह क्रम चलता रहता है। इसी तरह से वह कहता है कि जो 11वां नंबर पर आता है मध्यम राज्य, जो मध्यम राज्य होता है वह शत्रु और विजिगीषु के दोनों की सीमाओं से लगा होता है, शत्रु और विजिगीषु के दोनों की सीमाओं से लगा होता है। और वह अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर कभी वह शत्रु की सहायता करता है, यानी कि अरि की सहायता करता है, कभी विजिगीषु की सहायता करता है। और हालांकि यह अकेले लड़ने में सक्षम होता है, यह सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, यह अकेले किसी राज्य का मुकाबला कर सकता है। 12वें नंबर पे जो आता है वह है उदासीन राज्य।
वो कहता है कि उदासीन राज्य ऐसे राज्य होते हैं जो विजिगीषु और अर्घ की सीमाओं से दूर होते हैं, जो विजिगीषु और अर्घ की सीमाओं से दूर होते हैं, यह तटस्थ होते हैं और यह समय आने पर विजिगीषु के साथ या अर्घ के साथ मिल जाते हैं। यह समय आने पर विजिगीषु और अर्घ के साथ मिल जाते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं उदासीन राज्य के रूप में यहाँ पर अमेरिका को ले सकते हैं। अमेरिका भारत से काफी दूर है, तो अमेरिका क्या करता है, कभी पाकिस्तान की सहायता करता है, भारत की भी सहायता करता है। तो ये उदासीन राज्य होते हैं। ये अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए कभी विजिगीषु कभी अर्घ का साथ देते हैं। तो जो पीठ पीछे के शत्रु होते हैं, जैसे हम यहाँ ले सकते हैं चीन क्या है, भारत के लिए पार्श्वग्राह है। चीन पार्श्वग्राह है। चीन का जो पड़ोसी है कौन है, रूस है। चीन का पड़ोसी कौन है, सोवियत संघ रूस है। तो रूस क्या है, भारत का मित्र है। तो इस तरह से कौटिल्य कहता है कि विभिन्न राज्यों के अंतर्गत जो नीतियां बनानी चाहिए वह अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए बनानी चाहिए, अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए बनानी चाहिए, संप्रभुता को देखते हुए बनानी चाहिए और अपने लाभ को देखते हुए नीतियां निर्धारित करना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि ये जो विजिगीषु राज्य होता है, इसको कुछ राज्यों को अपने में मिलाकर रखना चाहिए, कुछ राज्यों को अपने में मिलाकर रखना चाहिए, कुछ मित्र राज्य बनाने चाहिए, ताकि जब कोई राज्य शक्तिशाली होता है, सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, तो उस पर उसका पड़ोसी आक्रमण नहीं कर सकता है। और यदि वह निर्बल राष्ट्र होगा, यदि निर्बल राज्य होगा, तो पड़ोसी राज्य उस पर हमला कर सकते हैं, उसको पराजित कर सकते हैं, उसके राज्य को अपने में मिला सकते हैं। तो यहाँ पर कौटिल्य शक्ति संतुलन का भी सिद्धांत देता है। यहाँ हम देखते हैं कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में शक्ति संतुलन का भी सिद्धांत निहित है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी निहित है, यानी कि जब एक राज्य अकेला होगा तो उसको कोई भी राज्य आसानी से हरा सकता है, लेकिन जब एक राज्य के साथ कई राज्य मिलकर खड़े होंगे तो जो शत्रु राज्य होंगे वह हमला करने के बारे में सोचेंगे, कम से कम हमला करने के बारे में सोचेंगे, सौभारत सोचेंगे। जैसे कि भारत है, रूस है, जापान है और अमेरिका है, अरब के कुछ कंट्री हो गए। यदि भारत के साथ है तो भारत पर कोई भी देश हमला नहीं कर सकता है, भारत अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में काफी मजबूत होगा। तो इस तरह से कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में शक्ति संतुलन का भी सिद्धांत देता है। तो इस तरह से कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है यह मनु के मंडल सिद्धांत से मिलता है। मनु के मंडल सिद्धांत से मिलता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। मनु ने भी इसी तरह से मंडल सिद्धांत दिया है और कौटिल्य ने मनु के सिद्धांतों को या मनु के मंडल सिद्धांत को आधार मानकर इस मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। तो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कितने राज्य हैं, मंडल में 12 राज्य हैं। इसमें जो है 5 राज्य जो होते हैं इसके सामने होते हैं और 4 राज्य जो होते हैं इसके पीठ पीछे होते हैं। बाकी जो 2 राज्य होते हैं इसके सीमाओं से, एक राज्य इसके सीमाओं से लगा हुआ होता है और एक राज्य इसकी सीमाओं से दूर होता है। तो किसी भी राज्य को अपनी विदेश नीति बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किस राज्य से संधि करने पर, किस राज्य से मित्रता करने पर उसका लाभ हो सकता है, उसका राष्ट्रीय हित साकार हो सकता है, और उसका लाभ हो सकता है। तो अपने लाभों को देखते हुए, अपने स्वार्थों को देखते हुए, राष्ट्रीय हित को देखते हुए विदेशों से संबंध निर्धारित किया जाना चाहिए, परंतु किसी भी स्थिति में संप्रभुता का नाश नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय एकता खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही एक राजा को अपनी नीतियां बनानी चाहिए, पड़ोसी राज्यों से अपनी नीतियां निर्धारित करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दंड सिद्धांत और मंडल सिद्धांत बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौटिल्य का षाड्गुण्य नीति सिद्धांत। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।